प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ध्वनियों के वर्गीकरण की। सबसे पहले ध्वनि क्या है, आपने उसको देखा है पिछले कालांश में, लेकिन जब हम भाषा ध्वनि की बात करते हैं तो इसमें आपको समझना होगा कि जो भाषा में ध्वनि वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। यानी ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है तो बोलने वाला उसका अर्थ जानता है और सुनने वाला भी उसका अर्थ जानता है। यदि हम सामान्य शब्द में यह कहें कि भाषा में जो प्रयुक्त ध्वनि ही भाषा ध्वनि है, तो जहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम उन ध्वनियों की चर्चा नहीं करेंगे जो भाषा में प्रयुक्त नहीं होती है। तो ध्वनियों की दृष्टि से हम जब बात करते हैं तो ध्वनियाँ दो तरह की मानी गई है। ख़ास तौर से जब हिंदी या दूसरी भाषा में हम बात करते हैं तो दो तरह के ध्वनियाँ हैं। एक तो स्वरों के रूप में होती है, एक व्यंजनों के आधार पर होती है। जब हम स्वर ध्वनि की बात करते हैं तो स्वर में क्या है, स्वर किसे कहते हैं, ये आपने पहले भी वह पढ़ा है। तो स्वर के लिए ऐसा माना जाता है कि वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना किसी स्वर तंत्री के टकराए हुए निकल जाती है। और व्यंजन क्या है कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो इसे अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है या किसी संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, या किसी मध्य रेखा से एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाषा को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। कुल मिलाकर के यह है कि जो मुख से हवा निकलती है किसी स्वर यंत्री से टकरा करके एक अलग कंपन पैदा करती है तो वो तो हो गया व्यंजन। और दूसरा जो स्वर है वह अबाध गति से निकलता है। व्यंजनों के लिए एक बात और है कि उसको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम व्यंजन में क की बात करते हैं तो क में क और अ मिला हुआ है, लेकिन स्वरों में अ अपने आप में स्वतंत्र है, उसके लिए किसी उच्चारण यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम वर्गीकरण करें स्वरों का, तो स्वरों को दो प्रकार का माना गया है। एक तो मूल स्वर है और दूसरे हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर में ये कहा जाता है कि ये स्वतंत्र रूप से विकसित हैं, इनका निर्माण किसी अन्य ध्वनि से नहीं हुआ और इनकी संख्या है 4। एक तो हो गया अ, एक हो गया ई और एक हो गया उ और री। अ, ई, उ, री, ये चारों ही जो स्वर हैं मूल स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर की हम बात करेंगे तो संयुक्त स्वर में बाकी जितने भी स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जितने भी स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। तो इनका निर्माण किससे हुआ, इन मूल स्वरों से हुआ। जैसे आ का निर्माण हुआ अ और अ से मिलकर के आ, ई और ई से मिलकर के ई, अ और ई मिलकर के ए, इस तरह से अ और ओ मिलकर के ओ, अ और ओ मिलकर के औ, इस तरह से बना है। अब आपके व्यंजनों और स्वरों के बीच में जो अम और अह आते हैं इनको हम ध्वनि की दृष्टि से अयोगवाह मानते हैं। न तो ये स्वर में है न व्यंजनों में है, लेकिन ध्वनि को वहन करने के कारण इनको अयोगवाह कहा गया है। अब आते हैं हम व्यंजनों की ओर। व्यंजनों के वर्गीकरण भाषा शास्त्रियों ने अनेक दृष्टियों से किया है। कुछ ने उसे प्रयत्न के आधार पर किया, किसी ने महाप्राणत्व के आधार पर किया, किसी ने स्वर यंत्रों के आधार पर किया, किसी ने उच्चारण के आधार पर किया। तो जो महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ना जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। प्रयत्न का आधार का मतलब यह है कि किसी व्यंजन को बोलते समय हमारा जो जिह्वा क्या प्रयत्न करती है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहला जो वर्गीकरण है स्पर्श, इसका नाम स्पर्श क्यों रखा गया। स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी जब इन वर्णों का उच्चारण होता है तो एक उच्चारण अवयव दूसरे से स्पर्श करता है। जैसे क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो जो जिह्वा का जो अगला भाग है वह इन दूसरे उच्चारण स्थल तक जाता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे क बोलते वक्त जीभ कंठ की तरफ जा रही है, ख बोलते वक्त भी ऐसे ही हो रहा है, ग ग ग, तो क ख ग ग में जीभ कंठ की तरफ जा रही है। तो ठीक इसी प्रकार से च छ ज बोलते वक्त जीभ तालु की तरफ जा रही है।
इसी तरीके से ट ठ ड बोलने पर जीभ मूर्धा की तरफ जा रही है, त थ द ध न बोलने पर आपके दांत की तरफ जा रही है, और प फ ब भ बोलते वक्त जीभ होठों की तरफ जा रही है। तो एक तरह से जीभ कंठ, तालु, मूर्धा और होठों और दांतों का जब स्पर्श करती है, इसीलिए इसका स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और इसमें क से लगा करके म तक के वर्ण या ध्वनियाँ शामिल है। अंतस्थ व्यंजन में हम दो तरह के व्यंजनों को, चार व्यंजन हैं जिसमें हमें इन्हें अर्ध स्वर मानते हैं, और जब इनका उच्चारण होता है तो ये स्वरों की तरह उच्चारित होते हैं, जैसे य, र, ल, व। अब ये जो चारों ही व्यंजन हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से जो ऊष्म व्यंजन है उसमें श, श, श यानी श के तीनों ही रूप और ह, ये चारों ही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ उठ करके नीचे आती है और एक तरह से घर्षण पैदा होता है। तो ये उस तरह के आते हैं। नासिक के व्यंजन से आप पूर्व में भी परिचित होंगे, जिन उच्चारणों को, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। तो जितने भी वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं, जैसे अंग हुआ, ण हुआ, य हुआ, न हुआ, म हुआ, ये सब नाक से निकलते हैं, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन में रखा है। उत्क्षिप्त व्यंजन में जब जीभ जोर से उन शब्दों को फेंकती है तो ऐसे दो व्यंजन माने गए हैं, जैसे ड़ और ढ। ये ढ ढक्कन का तड़क भड़क में ढ शब्द सुना होगा आपने, तो इन दोनों शब्दों को हमने उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखा है। एक होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को कंपन जात भी कहते हैं, जिसमें जीभ पूरी मुड़ जाती है और उसकी नोक कांपती है जब इनको बोलते हो। तो हिंदी का एक शब्द, एक वर्ण है, एक ध्वनि है, वो है र, जिसमें जीभ बेलन की तरह लपट जाती है। तो र को हमने क्या कहा है, कंपन जात भी कहते हैं, इसको लुंठित भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन में हम मुंह का जो मध्य भाग है उसके दो अवयव एक दूसरे से मिलकर अवरुद्ध कर देते हैं और बीच में से वर्ण निकल जाता है। तो ल और स को इस तरह से माना गया है। तो एक तरह से प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मस्थ और नासिक के उत्क्षिप्त, लुंठित, पार्श्विक वगैरह। कुछ विद्वानों ने स्थान के आधार पर भी, यानी किस स्थल से वो वर्ण उच्चरित होते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण भी किया है। जैसे कंठ, कंठ से जो वर्ण निकलते हैं, जैसे क, ख, ग, ग, ये कंठ वर्ण हो गए। तालु से निकलने वाले च, छ, ज, ज, ये निकल गए। इस तरह से मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण, दांत से त, थ, द, ध, न, ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। लेकिन दंतोष्ठ भी एक, जहाँ दांत और ओष्ठ दोनों काम आते हैं, उसमें ऐसे कुछ वर्ण हैं, जैसे ल और स, ऐसे। इसी तरीके से वर्ष में मसूड़े से बोले जाते हैं, तो उसका स की ध्वनि इसमें आती है। तो व और फ इसमें आता है, तो ये इसमें आता है। दंतोष्ठ में आएगा व और फ, और वर्ष में आएगा ल और स। तो इस तरह से ये ध्वनियाँ बनती है उच्चारण स्थल के आधार पर। एक प्रकार आपका महत्वपूर्ण है, वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का मतलब होता है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण है और कुछ महाप्राण। यानी कहने का आशय यह है कि कुछ व्यंजनों को बोलते वक्त हमें जो हवा का घर्षण कम होता है और कुछ में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, जैसे क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, ये पहला और तीसरा जो वर्ण है वो उसमें ध्वनि के लिए हवा कम प्रयुक्त होती है, तो उनको अल्पप्राण कहा। लेकिन जो दूसरा और चौथा है, जैसे ख, ग, ज, ठ, है ना, इस तरह से ब नहीं, फ और भ, ऐसे वर्ण हैं जिनमें ध्वनि की घर्षण ज़्यादा होता है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर उच्चारण होता है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आपने देखा कि उसकी घर्षण में थोड़ी हवा कम जा रही है और घर्षण में जहाँ ज़्यादा आ रही वो महाप्राण है। तो पहला तीसरा वर्ण जिस भी वर्ग का है वो उसमें आता है अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि में आता है। तो आज आपने देखा कि ध्वनियाँ क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया। तो मूल रूप से दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों की ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है और व्यंजनों की ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो इस संपूर्ण पाठ को आप देखें और इसके विविध उदाहरणों को आप पुस्तक में देखें, तो एक विस्तृत रूप में आपका इसका प्रश्न तैयार होगा और यह समझ पाओगे कि किस तरह से ध्वनि का उच्चारण
तय होता है और भाषा विज्ञान में इन ध्वनि का जो विश्लेषण होता है वो किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए, तो उन आधार पर ध्वनि नियम निर्मित होते हैं। तो आप इसको पहले विस्तृत रूप से देखें, फिर हम अगले कालांश में इसकी आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।